बहुत से सीकर्स ने नार्सिसिस्ट के एटीट्यूड में चेंज को लेकर के प्रश्न पूछे हैं। निश्चित रूप से नार्सिसिस्ट के साथ रहना चैलेंजिंग है और पारिवारिक शांति के लिए या संबंधों के लिए ये एक प्रकार की ऐसी मेंटल कंडीशन है जो कि बेहद दुखदाई है। और आपका प्रयास सराहनीय है कि आप सामान्य बने रहने की कोशिश कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में, जिसमें कि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपनी सुप्रीमेंसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और आपको यूज करने की कोशिश कर रहा है, एक टूल की तरीके से आपको प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। और निश्चित रूप से कोई ये नहीं चाहता कि उसके जीवन को कोई दूसरा नियंत्रित करे या उसके जीवन को अपने हिसाब से चलाए। और ना ही जीवन की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम दूसरे के मिथ्याभिमान या दूसरे की ग्रैंडियोसिटी को हमेशा फीड कर सकें, उसको हमेशा पोषित कर सकें। तो इससे हमारा स्वाभिमान भी गिरता है और हमारे जीवन में कष्ट पैदा होता है। रिलेशनशिप में एक सुपरफ्लुइटी पैदा होती है, सतही तौर पर संबंध हो जाते हैं और हमारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन ये बहुत उपयुक्त होगा अगर हम रिलेशनशिप की इस तरीके के रिलेशनशिप में ये बात ठीक से समझ लें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि नार्सिसिस्ट के एटीट्यूड में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है, हमारा माइंड ये रजिस्टर क्यों नहीं कर पा रहा है कि मेरे इतना हर तरह से कोऑपरेट करने के बावजूद भी उसके अंदर कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है, तो हम अपनी लाइफ की एनर्जी वेस्ट करते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एफर्ट्स वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐसी हैं जो कि बदली नहीं जा सकती। तो जितनी जल्दी हम ये समझ जाएंगे कि कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐसी हैं जो कि बदली नहीं जा सकती, उतना हम अपनी एनर्जी के वेस्टेज को भी रोक सकेंगे, उतना हम अपने एफर्ट्स को भी वेस्ट होने से रोक सकेंगे और साथ ही साथ अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए अपने टाइम को और अपनी लाइफ को यूज़ कर सकेंगे, ताकि हम नार्सिसिज्म को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर सकें, अप्रासंगिक कर सकें, एक बड़ी रेखा खींच सकें नार्सिसिस्ट के सामने, जिससे कि उसका नार्सिसिज्म हमारे प्रति अप्रभावी हो जाए, अप्रासंगिक हो जाए। पहली बात तो ये है कि जो नार्सिसिस्ट है उसकी उसकी जो ग्रैंडियोसिटी की एक सेल्फ इमेज जो उसने अपने अंदर बना रखी है, एक मिथ्याभिमान उसके अंदर जो है, सेल्फ इंपॉर्टेंस की जो उसने एक इमेज अपने दिमाग में बना रखी है, वो इमेज उसके सेल्फ से इतनी ज्यादा आइडेंटिफाइड है, या सरल भाषा में कहें इतनी ज्यादा ग्लूड है, इतनी ज्यादा चिपकी हुई है, इतनी मजबूती से चिपकी हुई है कि नार्सिसिस्ट के अंदर कोई सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होती है कि वो एक नार्सिसिस्ट है। यानी नार्सिसिस्ट अपने आप को तो मान ही चुका है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, उसकी अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस को लेकर के उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अगर हमारे सेल्फ के अंदर और हमारी सेल्फ इमेज के बीच में आइडेंटिफिकेशन या सेल्फ इमेज और हमारे सेल्फ के बीच में चिपचिपाहट थोड़ी कम हो, थोड़ा कम ग्लूड हो वो सेल्फ इमेज, सेल्फ इंपॉर्टेंस की जो सेल्फ इमेज है, तो फिर हमारे अंदर एक बार डाउट भी आएगा कि हम ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ बड़े हैं, दूसरे लोग मुझसे भी बड़े हो सकते हैं। और बड़ा या छोटा होना ये कॉन्टेक्चुअल है, किसी एक परिप्रेक्ष्य में हम बड़े हो सकते हैं, किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में कोई दूसरा बड़ा हो सकता है, और इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे बड़े और छोटे लोग ना हो। लेकिन ये सब हम असेसमेंट कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपने सेल्फ इमेजेस से इतना ज्यादा आइडेंटिफाइड हैं, इतना ज्यादा ग्लूड हैं हम अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस की सेल्फ इमेजेस से, कि हम ये हमेशा मान के ही चलते हैं कि हम तो बिल्कुल डिस्टिंक्टिव हैं, हम सबसे अलग हैं, हम सबसे विशेष हैं और पूरी दुनिया को मुझे सर्व करना चाहिए, सबका जीवन को मैं नियंत्रित करूंगा, जितने भी लोग मेरे सामने आएंगे, जितने लोग मुझसे संबंधित हैं, सबका जीवन मैं नियंत्रित करूंगा। तो ऐसा वो मान करके ही चलता है, वो उसको खुद ही अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस को लेकर के कोई डाउट नहीं है। अब जब उसको खुद ही सेल्फ इंपॉर्टेंस को लेकर के कोई डाउट नहीं है, तो आप ये बताइए कि वो दूसरे को नियंत्रित करेगा कि नहीं करेगा जब दूसरा उसके कंट्रोल में नहीं आएगा। दूसरा उसके कंट्रोल में नहीं आएगा तो मैनिपुलेटिव टेक्निक लगाएगा कि नहीं लगाएगा, क्योंकि वो तो ये जानता ही है कि दूसरे लोग मुझे सर्व करने के लिए ही बने हैं, तो मैनिपुलेटिव टेक्निक का प्रयोग करेगा आपको नियंत्रित करने के लिए।
और चूंकि वो मान चुका है कि उसके अंदर वो उसकी सेल्फ इंपॉर्टेंस और ग्रैंडियोसिटी में कोई डाउट नहीं है, इसलिए उसको कभी कोई गिल्ट नहीं होगा इस बात से कि वो आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है, आपके जीवन को नियंत्रित करके आपको दुख दे रहा है। इसको लेकर के उसके दिमाग में कोई गिल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि आप क्या सोचते हैं ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप उसके नियंत्रण में क्यों नहीं आ रहे हैं। जब आप ये जान गए हैं कि चूंकि वो ये जानता है कि उसकी सेल्फ इंपॉर्टेंस अनक्वेश्चनेबल है, तो आपको उसके नियंत्रण में आना चाहिए। तो आश्चर्यचकित है होता है वो कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों आप उसकी सेल्फ इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, क्यों आप उसकी ग्रैंडियोसिटी को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, क्यों आप उसके एंटाइटलमेंट के ऊपर, एंटाइटल्ड बिहेवियर के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये बात समझ ही नहीं पाता। तो इस तरीके से उसके अंदर ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि वो अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस को लेकर के, अपने आत्म प्रभाव को लेकर के किसी प्रकार का कोई डाउट उसके अंदर हो, तो इसलिए वो कभी भी गिल्ट नहीं महसूस कर सकता। तो आपका बार बार ऐसा सोचना कि वो गिल्ट क्यों नहीं महसूस कर रहा है, ये सिर्फ आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। तो आप बजाय ये सोचने कि वो क्यों गिल्ट नहीं महसूस कर रहा है, क्यों उसको कोई अपराध बोध नहीं होता है अपने अपराधों के प्रति, ये सब सोचने की बजाय आप अपने जीवन को, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने में एफर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं आता, गिल्ट आ सकता है उसके अंदर, लेकिन उसका गिल्ट भी दुष्ट प्रयोजन से ही उसका गिल्ट भी आता है। जैसे वो गिल्ट का प्रयोग भी आपको नीचा दिखाने के लिए करता है, यानी अपने सेल्फ सर्विंग वे में ही वो गिल्टी भी अपने आप को शो करता है। जैसे वो आपसे इस तरीके से बोल सकता है कि ठीक है, मैं आपको सॉरी बोलता हूं क्योंकि आपको सॉरी बोलने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप जैसी छोटी बुद्धि का आदमी ये बात समझ नहीं पाएगा। तो उसने आपके से सॉरी कहा, तो आपके सामने गिल्टी हुआ, तो लेकिन आपको नीचा दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो इसका रियल गिल्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो मैनिपुलेटिव वे में ही गिल्टी हो सकता है, तो उसके गिल्ट को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि उसके आप उससे ये उम्मीद ना करें कि वो जो कुकृत्य उसके हैं उसके प्रति उसे कोई अपराध बोध होगा, उसे कोई गिल्ट होगा। यहाँ पे एक बात छोटी सी है जो मैं जोड़ देना चाहता हूँ, वो ये है कि नार्सिसिस्ट को अपने सेल्फ इंपॉर्टेंस को लेके, अपनी ग्रैंडियोसिटी को लेके, अपने मिथ्याभिमान को लेकर के कोई डाउट नहीं रहता। वो अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही मानता है, लेकिन उसको वो क्या मैनिपुलेटिव टेक्निक्स लगा रहा है आपके जीवन में, उसको लेके उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस रहती है। अपने आप को लेकर के उसके अंदर कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अपने जो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स इत्यादि करता है उसको लेकर के उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस रहती है। लेकिन चूंकि वो अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता है और इसमें कोई डाउट नहीं है, इस बात की उसके अंदर कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो उसको कभी अपराध बोध नहीं आता है बस। तो ये बात आपको याद रखनी है, और आपको अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करना है, ना कि ये सोचते रहना है हमेशा कि ये कब गिल्टी होगा, कब अपनी गलती मानेगा, कब अपराध बोध से ग्रसित होगा। एक नार्सिसिस्ट अगर आपकी कभी कोई मदद करेगा तो वो चीख चीख करके उसके बारे में सबको बताएगा, और वक्त पड़ने पे भी आपको नीचा दिखाएगा, आपको ये बताएगा कि देखो मैंने तुम्हारी कितने बुरे वक्त में मदद की थी और कैसे तुम मेरे ऊपर निर्भर थे। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि आप भी तो उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अगर आपकी मदद करता है तो उसके बारे में इस तरीके से चीख चीख करके ना बताए और आपको अपमानित ना करे जो उसने आपके लिए किया। तो कहने का मतलब है आप ये सोचते हैं कि आपको, क्या हुआ, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक सेल्फलेस हेल्प नहीं कर सकता? बिना सेल्फिशनेस के क्या वो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता? निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें आपके लिए उसने की हैं, लेकिन क्या उनको सेल्फलेस वे में नहीं कर सकता वो? ये प्रश्न आप बार बार पूछते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि चूंकि वो, उसके अंदर कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है अपने आप को लेकर के, और उसको अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस के ऊपर कोई डाउट नहीं है क्योंकि उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी काम क्यों करेगा? ऐसा आदमी कोई काम इसीलिए करेगा ताकि उसको एडमिरेशन मिल सके, उसको प्रशंसा मिल सके, वो दूसरे के जीवन को नियंत्रित कर सके। तो अब आप बताइए, अगर वो सेल्फलेसली किसी की मदद करेगा या
बगैर कभी कुछ बोले हुए चुपचाप दूसरे की मदद करेगा, तो उसको क्या ये प्रशंसा मिल पाएगी? क्या उसकी जो सेल्फ इमेजेस अपने दिमाग में उसने बना रखी हैं वो फीड हो पाएंगी? उसकी सेल्फ इंपॉर्टेंस फीड हो पाएगी? अब ये सब चीजें उसकी फीड नहीं हो पाएंगी। तो जब इन सब चीजों का पोषण नहीं हो पाएगा तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी मदद इस तरीके से सेल्फलेसली कर देगा, या उसकी कोई कीमत नहीं मांगेगा, या उसके बदले आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप उसे एडमायर करें, या आपको नीचा नहीं दिखाएगा, या दूसरों के सामने चीख चीख के ये बताएगा नहीं कि आपकी उसने मदद की है। निश्चित रूप से वो ऐसा करेगा। अगर वो कोई भी चीज आपको देगा तो फिर वो ये देखेगा कि जिस हिसाब से वो आप चाहता है उस हिसाब से उस चीज का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं। उसके एंड्स को वो सारी चीजें जिस जिस प्लान के तहत उसने आपको ये चीजें दी हैं, कोई चीज दी है, वो उस प्लान को फीड कर रही हैं, वो आपका यूज उस प्लान को फीड कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें वो चेक करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल उसके लिए नहीं है कि वो सेल्फलेसली किसी की मदद कर सके, क्योंकि सेल्फलेस मदद तो हम तब करते हैं जब हमारे अंदर एम्पैथी हो, दूसरे के दुख दर्द को हम समझ सकें। दूसरे के दुख दर्द को हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपने एसेंस में जिए, जब हम अपने रियल सेल्फ में जिए। क्योंकि हम अपने रियल सेल्फ में जीते ही नहीं है, हम तो अपनी सेल्फ इमेजेस से इतना ज्यादा आइडेंटिफाइड हैं। हमारी पर्सनैलिटी जो सेल्फ इमेजेस से बनी हुई है, हमारी पर्सनैलिटी है, उसकी हम इतनी ग्रिप में हैं कि हम कभी भी रियल सेल्फ के जॉय को महसूस ही नहीं कर पाते। तो जब हम अपने रियल सेल्फ में रहते ही नहीं है तो हम दूसरे के दुख दर्द के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए हम हमेशा अपनी सेल्फ इमेजेस की ग्रिप में रहते हैं, हमेशा अपनी सेल्फ इमेजेस को फीड करके प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, और इसलिए हम कभी भी दूसरे के लिए एम्पैथी नहीं रख सकते, दूसरे की जरूरतों को हम ध्यान में नहीं रख सकते, और हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि दूसरे की मदद करके उसे हमें भूल जाना चाहिए और उसके बारे में बार बार बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे को बुरा लगता है। तो इसलिए वो चीख चीख करके बोलेगा ही। तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आप अगर कम से कम उससे मदद लें, लेकिन आप ये उम्मीद ना रखें कि वो वक्त पड़ने पर आपको ये जताएगा नहीं कि उसने आपकी मदद की। एक नार्सिसिस्ट से ये उम्मीद करना कि वो कभी इस तरीके से बात करेगा कि उसके अंदर कोई डेप्थ हो, डीप इमोशंस के बारे में कोई उसके अंदर समझ होगी, या आपके इमोशंस को वो कभी समझ पाएगा, ये ऐसा उम्मीद करना, अगर आप ऐसा कभी उम्मीद करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अब आप जरा सोचिए, कब हमारे अंदर इमोशंस की डेप्थ होती है, कब हम दूसरे के दुख दर्द को समझ पाते हैं? हम दूसरे के दुख दर्द को तब समझ पाते हैं, हम अपने डीप इमोशंस को तब अप्रिशिएट कर पाते हैं जब हम अपने इनर जॉय से एक्ट करें। हमारा इनर जॉय या आंतरिक प्रसन्नता हमारे अंदर कब होती है? हमारे अंदर आंतरिक प्रसन्नता तब होती है जब हमारे अंदर कोई विरोधाभास ना हो, कोई हमारे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। और कोई कॉन्ट्रडिक्शन कब हमारे अंदर नहीं होता? जब हम अपने इनर सेल्फ में शांति के साथ जीते हैं। लेकिन एक नार्सिसिस्ट को इसके विपरीत आप देख लीजिए, उसने क्या है, एक सेल्फ इमेज अपने अंदर, ग्रैंडियोसिटी की, मिथ्याभिमान की एक सेल्फ इमेज से वो ग्लूड है, चिपका हुआ है उसका सेल्फ, और उसने वही सेल्फ इमेज को अपना सच मान लिया है। अब जब आप इस तरीके की मिथ्याभिमानी सेल्फ इमेज को, अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस को सच मान लेंगे तो क्या होगा? हर वक्त आप एक टर्मोइल में रहेंगे, हर वक्त आप एक कॉन्ट्रडिक्शन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग कभी आपको डर से उसे एक्नॉलेज करेंगे, कभी उसको नहीं एक्नॉलेज करेंगे। तो इससे एक डाउट अपने अंदर पैदा हो जाता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन अपने अंदर पैदा हो जाता है, और हम हमेशा टर्मोइल में रहते हैं। जो व्यक्ति टर्मोइल में रहेगा वो क्या काम करेगा? वो बताइए, डीप इमोशंस के बारे में सोचेगा कि वो अपने टर्मोइल को शांत करने की कोशिश करेगा? टर्मोइल को शांत करने का तरीका क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन, इनर कॉन्ट्राडिक्शंस को शांत करने का तरीका क्या है? दूसरे के जीवन को नियंत्रित करना, जो विरोध में बोल रहा है उसकी आवाज को दबाना। तो वो ये सब काम में करता है, दूसरे को मजबूर करता है ताकि उसकी सेल्फ इंपॉर्टेंस को वो स्वीकार कर सके। तो इस प्रकार वो अपने कॉन्ट्राडिक्शंस को दबाने के लिए लाइफ में एक्ट करता है। तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो आपके इमोशंस को समझ सके, उसके अंदर ये एम्पैथी ही नहीं है कि आपके इमोशंस की डेप्थ को समझ सके, क्योंकि वो खुद अपने अंदर उसके कोई डीप इमोशंस नहीं है, ना अपने वो डीप इमोशंस को अप्रिशिएट कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर खुद इनर जॉय नहीं है कोई।
इनर जॉय कब पैदा होता है? जब कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। जब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है तब हमारे सेल्फ के अंदर से हमारा जो कॉन्सेंस है या हमारी अंतरात्मा है वो इमर्ज होती है। अंतरात्मा या हमारा जो कॉन्सेंस है वो कॉन्ट्राडिक्शन के अनुपस्थित रहने पर प्रकट होता है। तो हमारा जब अंतरात्मा कॉन्ट्राडिक्शंस के अंदर घिरी हुई है, हमेशा हमारा ईगो का बैलून इतना बड़ा है कि हमें हमेशा उसमें खरोच लगती रहती है, और खरोच लगते ही हम तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं, हर वक्त टर्मोइल में चले जाते हैं, चिंतित रहते हैं। तो हम हमेशा ऐसे लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे जो हमको चैलेंज करे। हमारे अंदर कोई इनर जॉय है नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से कभी भी हमारा जो इनर कॉन्शियस है वो अपने आप को अभिव्यक्त कर नहीं पा रहा है, प्रसन्नता में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही। यही प्रसन्नता तो डीप इमोशंस बनती है। तो जब हमारे अंदर वो इनर जॉय ही नहीं है, हम अपने बेसिक सेल्फ में ही अपने कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से नहीं आ पाते हैं कभी, तो हम कैसे दूसरे के डीप इमोशंस को अप्रिशिएट करेंगे? कैसे हम दूसरे के प्रति एम्पैथेटिक होंगे? तो ये आपकी उम्मीद करना कि वो आपके इमोशंस को क्यों नहीं समझता है, वो आपकी बात को क्यों नहीं समझता है, ऐसा सोचना एक तरह से आपकी गलती है। इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि ये नहीं होने वाला है। तो आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, ना कि उससे ये उम्मीद कीजिए कि आपके इमोशंस को वो समझेगा। अपनी लाइफ को अप्रिशिएट कीजिए, ना कि उससे ये उम्मीद कीजिए कि वो आपकी लाइफ को कभी अप्रिशिएट करेगा। एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं भूलता है, वो छोटे से छोटे ऑफेंस को भी वो कभी क्षमा नहीं करता। उसका अकाउंट अपने दिमाग में बना लेता है। जैसे बैंक में जब आप जाते हैं तो अपना अकाउंट खोल देते हैं, तो वैसे, और उसमें हर ट्रांजैक्शन पासबुक में लिखी जाती रहती है, वैसे ही वो हर व्यक्ति को लेकर के उसने अपने दिमाग में अकाउंट खोला हुआ है, और उसकी पासबुक में उसके हर वो कार्यक्रम लिखता रहता है जिससे कि उसको दुख हुआ, जिससे कि उसको सेल्फ इंपॉर्टेंस आहत हुई, उसको नोट डाउन करता रहता है। तो उसका जो ईगो है वो इतना बड़ा है कि हर वक्त ईगो हर्ट होता रहता है। हर ईगो हर्ट होगा तो अकाउंट कीपिंग करनी पड़ेगी। तो हर वक्त अपने दिमाग में दूसरे के द्वारा किए गए हरकतों को, या मतलब दूसरे के द्वारा उसका जो ईगो हर्ट हुआ है उसको रजिस्टर करता रहता है, अकाउंट बनाता रहता है। सबके प्रति उसने अकाउंट खोला हुआ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका अकाउंट वो रजिस्टर करता रहता है अपने अंदर। तो आप बताइए, ऐसा व्यक्ति विंडिक्टिव होगा कि नहीं? आपने कुछ फोन पे उसको कह दिया, या आप फोन नहीं उठा रहे हैं, तो लगातार आपको फोन करता जा रहा है, 25 बार फोन करता जा रहा है। आप सोचेंगे क्या ये पागल है जो इतना 25 बार से फोन करता चला जा रहा है? लेकिन करता जाएगा, करता जाएगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि ये इतना वो ईगोइस्टिक है कि वो सोच रहा है मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरा फोन नहीं उठाने की। तो वो इस लेवल का विंडिक्टिवनेस है। या अगर लड़के ने बात नहीं मानी तो अपने ही लड़के और लड़की के बीच में झगड़ा करवा दिया, और जो है अगर वाइफ ने लड़के का साथ दे दिया तो लड़के को, वाइफ को ही घर से बाहर कर दिया, और दूसरी औरत के साथ वो चला गया। आई मीन वो किसी भी लेवल पे छोटी छोटी बातों को वो कितना एस्केलेट कर सकता है, कितना ओवरब्लो कर सकता है, कितना बढ़ा चढ़ा सकता है, ये इससे ये पता चलता है कि वो कितना विंडिक्टिव है। तो ये विंडिक्टिवनेस, ये रिवेंजफुलनेस, बदले की भावना, ये उसके अंदर इसीलिए है क्योंकि उसका ईगो बहुत बड़ा है। और जिसका ईगो बहुत बड़ा होगा, ईगो का बैलून जिसका जितना ज्यादा बड़ा होगा, उस पर उतनी चोट लगती रहेगी, उतनी जल्दी वो हर्ट होगा। जबकि ईगो का, अगर ईगो डिफ्यूज्ड है तो चोट नहीं पहुंचेगी। दूसरे ने अगर कुछ कह दिया तो भी, जैसे बिना हवा के जो बैलून होता है उसको अगर कोई ठेस मार भी दे तो भी वो नहीं फूटता। क्यों? क्योंकि उसको डिफ्यूज्ड कंडीशन में है वो, है कि नहीं? लेकिन अगर बहुत ज्यादा ईगो का बैलून बहुत ज्यादा टाइटली उसके अंदर हवा भरी है तो छोटे से ही चोट से वो उसको फूट सकता है, ब्रूस्ड हो सकता है। तो इससे एक बात का पता चलता है कि विंडिक्टिवनेस उसके अंदर होगी ही होगी, क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा उसका हर्ट होता है। दिन में 100 बार उसका ईगो हर्ट हो रहा है, तो बदला लेने की कोशिश करता है दूसरे से, अकाउंट कीपिंग करता है, और ये सब चीजें वो बहुत ही लॉजिकल अपने आप को बन करके, लॉजिकल बातचीत करके वो ये सब काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से चीजों को ओवरब्लो करता है। तो आप जब समझ जाएंगे तो ये जान जाएंगे कि ये उसकी पर्सनैलिटी का एक डिसऑर्डर है, और आप उससे जो है आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, और आप जानते हैं कि ये सब चीजें, आपको ये बात समझनी होगी कि ये चेंज नहीं होता है ऐसा, क्योंकि जब तक आप अपने ईगो को डिफ्यूज नहीं करेंगे तब तक ये सब विंडिक्टिवनेस कैसे चेंज होगी। तो आप सोचते हैं कि ये कितना ओवरब्लो करके चीजों को बढ़ा के चढ़ा के बताता है, कितना उस पर ओवर रिएक्ट करता है, तो ये ओवर रिएक्शन उसका रहेगा ही रहेगा।
प्रोसेस डिफिकल्टी है ये कॉज और इफेक्ट के द्वारा ये चल रही है। इसको ऐसे ही आपके कह देने से ये नहीं जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाइए, जाप कीजिए, ना कि आप ज्यादा बॉदर कीजिए इसके बारे में कि इतना विंडिक्टिव क्यों है और इतनी बदले की भावना से क्यों काम करता है, इतना ओवर ब्लो क्यों करता है चीजों को और इतना ओवर रिएक्टिव क्यों है। आप कहते हैं कि ये आपको एक्नॉलेज क्यों नहीं करता है, एक नार्सिसिस्ट आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, आपको पैट्रनाइज क्यों नहीं कर रहा है। अरे भाई, ये आपको क्यों सपोर्ट करेगा, क्यों आपका सहयोग करेगा, ये नहीं कर सकता है। ये तो आपके किसी काम को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपके काम को स्वीकार कर लेगा, आपकी तारीफ करेगा, तो आप इसके नियंत्रण में रहेंगे, आप तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए वो आपको एक्नॉलेज ही नहीं करता। उसका कोशिश समझिए कि क्या है, उसकी कोशिश ये नहीं है कि आपके काम को एक्नॉलेज करे, आपको सपोर्ट करे। उसकी कोशिश तो ये है कि आपको वो तोड़े। अभी एक फीमेल प्रोफेसर से बात हो रही थी, तो वो बोली, कहने लगी कि मेरा जो बॉस है वो नार्सिसिस्ट है और वो ये नहीं चाहता है कि मैं ग्रो करूं और मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मुझे पैट्रनाइज नहीं करता है, मेरा सहयोग नहीं करता है। तो अब आप सोचिए कि वो ये भी कह रही हैं कि वो नार्सिसिस्ट है और ये भी कह रही हैं कि वो उसको सहयोग क्यों क्यों नहीं करता। अरे भाई, अगर आपको वो सहयोग करेगा, आपको सारी हर तरीके से मदद करेगा, तो तब तो आप उसके कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, प्रतियोगी बन के उसके सामने खड़े हो जाएंगे। तो क्या कभी नार्सिसिस्ट, जो कि हमेशा अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, अपने महत्व को, अपने मिथ्याभिमान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो कभी ये अलाउ करेगा कि आप उसके सामने एक कॉम्पिटिटर की तरीके से, एक प्रतियोगी की तरीके से खड़े हो सके? वो कभी इस चीज को अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए वो आपका कभी भी आपको एक्नॉलेज नहीं करेगा, आपका कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको अपनी ग्रोथ पे काम नहीं करना है। आपको ग्रोथ के ऊपर काम करना है, उसको बिना बताए करना है, सीक्रेटली करना है, उसके विरोध करने के बावजूद भी चुपचाप अपना करते रहना है। क्योंकि अगर उसको बता बता के आप करेंगे, क्योंकि जब आप ये उम्मीद करते हैं कि ये मेरा सपोर्ट करेगा, तब तो आप पूरी बात उसके सामने रखते हैं और उसके बाद सपोर्ट की आकांक्षा रखते हैं। लेकिन जब आप जान जाते हैं कि भाई ये तो बदल सकता ही नहीं है, ये तो मुझे सपोर्ट करेगा ही नहीं, ये तो मुझे कभी एक्नॉलेज करेगा ही नहीं, ये तो मुझे कभी पेट्रोनाइज करेगा ही नहीं, जब ये बात आप पहले से ही जानते रहते हैं, तो आप क्यों उसके सामने ये आप बताएंगे कि आप क्या अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं? आप अपनी ग्रोथ को सीक्रेटली पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहते हैं कि वो जो है आपको अपसेट फेस दिखाता है, आपसे हमेशा अवसादग्रस्त चेहरा आपके सामने लेकर के आता है। आप बताइए, अगर आप उसके कंट्रोल में नहीं आएंगे, उससे कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, अपनी सेल्फ ग्रोथ को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, तो क्या उसको ये पसंद करेगा? आपको अपसेट फेस दिखाएगा। अपसेट फेस देखने से आप पूरी तरीके से बिलबिला जाते हैं, आप पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि कोई ऐसी लड़ाई है इस दुनिया में जो कि बिना अपसेट फेस देखने की आदत के लड़ी गई हो? तो आपको अपसेट फेस देखने की आदत डालनी होगी। आप अभी आपकी प्रॉब्लम ये है कि ये अपसेट फेस क्यों दिखा रहा है, इसको ये अपसेट फेस नहीं दिखाना चाहिए, इसे चेंज कर लेना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो अपसेट फेस दिखाने की आदत छोड़ ही नहीं सकता। आपको अपसेट फेस देखने के लिए पहले से ही तैयार होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अपसेट। अगर वो आपको अच्छा फेस भी दिखा रहा है, जॉयफुल फेस भी दिखा रहा है, तो भी उसमें आपको अंदर छुपा हुआ उसके अंदर अपसेट फेस देखना होगा। तो जब आप ये अपसेट फेस देखने की आदत डाल लेंगे, आप पहले से ही जान लेंगे कि नहीं, ये अपसेट फेस दिखाने की इसकी आदत तो छूट ही नहीं सकती। क्योंकि मैं अगर अपने ग्रोथ के लिए कोई प्रयास करूंगा, तो मेरे ग्रोथ को चूंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और मैं जो प्रयास कर रहा हूं अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को सामान्य और अच्छा बनाने के लिए, उसको ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये कभी नहीं चाहता कि मैं इसके नियंत्रण से बाहर जाऊं। तो मुझे तो जब इसे पसंद नहीं करेगा, तो अपसेट फेस दिखाएगा ही दिखाएगा। तो फिर इसलिए मुझे ये उम्मीद इससे नहीं करनी होगी कि ये मुझे अपसेट फेस नहीं दिखाएगा, बल्कि मुझे ही अपसेट फेस देखने की आदत डाल लेनी होगी। आपको ये शिकायत रहती है हमेशा इससे कि बहुत से लोग ये सुन कहते हैं कि ये नार्सिसिस्ट के मेरा अवमूल्यन करने की या डिवैल्यूएशन करने की आदत कब छूटेगी, या मैं इसके द्वारा द्वारा जो डिवैल्यूएशन किया जा रहा है, उस डिवैल्यूएशन के दुख से, अवमूल्यन के दुख से, अपमान के दुख से कैसे मुक्ति पाऊं? तो देखिए, आपका ये डिवैल्यूएशन करेगा, क्योंकि डिवैल्यूएशन इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। देखिए, ये पहले ये सपोर्ट करता है आपको, पहले आपको खूब अटेंशन देगा, अटेंशन देता रहेगा, अटेंशन देता रहेगा, अटेंशन देता रहेगा। आपको इसके अटेंशन की आदत पड़ जाएगी। इस तरह अटेंशन देने को, बार बार अटेंशन लंबे समय तक दूसरे को देगा। अटेंशन देने की इस आदत को कहते हैं लव बॉम्बिंग।
तो आपको अटेंशन देता रहेगा, अटेंशन देता, फिर अचानक जब आपके अटेंशन लेने की आदत पड़ जाएगी तो फिर अचानक क्या है, अटेंशन देना एक बंद कर देगा। जब अटेंशन अचानक देना बंद कर देगा तो क्या होगा? ऐसा क्यों करता है? देखिए, जब हम अटेंशन देना लंबे समय तक किसी को दे रहे हो, अचानक बंद कर देते हैं, तो हम एक पैटर्न को, जो अटेंशन देने का पैटर्न था, उस पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं। क्यों हम वो पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं? क्योंकि जब तक हम पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक दूसरे लोग हमको नोटिस नहीं करेंगे। तो वो पैटर्न इसलिए ब्रेक करता है ताकि आप उसको नोटिस करें, और जब आप उसको नोटिस करते हैं कि अरे ये क्या हुआ, अब तो ये मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, आप इनसिक्योर महसूस करते हैं। जब इनसिक्योर आप महसूस करते हैं तो फिर वो क्या करेगा, वो आपको फिर से अटेंशन देता है। तो फिर से अटेंशन देता है तो ये आप फिर से सिक्योर महसूस करने लगते हैं, लेकिन अब आपके अंदर एक सिक्योरिटी के साथ साथ एक डर भी है। आपके अंदर सिक्योरिटी भी है, इनसिक्योरिटी भी है। ये इस तरीके का पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप अब हो गया। सिक्योरिटी इस बात की है कि ये आपको फिर से अटेंशन दे रहा है, इनसिक्योरिटी इस बात की है कि कहीं ये फिर से आपसे ये अटेंशन वापस ना ले ले। तो जब हमारे पास सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी दोनों हो तो फिर रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं रह जाती। रिलेशनशिप को तब हम कहते हैं, तब रिलेशनशिप में एक चीज आ जाती है, उसे कहते हैं अटैचमेंट। हम अटैच हो जाते हैं और मैकेनिकल हो जाते हैं। हमारी सफरिंग और डर लगातार रिलेशनशिप में रहता है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरे के सिक्योरिटी को लेकर के हम उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम इसको देख के मुस्कुराएंगे नहीं, इसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो ये कभी भी अपने अटेंशन को विड्रॉ कर सकता है। तो इस तरीके से हम उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। ये है हमारी प्रॉब्लम। तो इसलिए आपको याद रखना होगा ये बात कि अगर इसके आप अवमूल्यन से बचना चाहते हैं, इसके डिवैल्यूएशन से बचना चाहते हैं, इसके डिवैल्यूएशन के दुख को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डिवैल्यूएशन से पहले जो ये आपको अटेंशन दे रहा था उसको सीरियसली लेना पहले बंद कीजिए। आपको जो ये प्रेम दिखा रहा था उसको आप पहले सीरियसली लेना बंद कीजिए, सिंसियरली लेना बंद कीजिए। तो जब आप इसके प्रेम के नेचर को समझ जाएंगे कि इसका प्रेम फांसने के लिए है, तब आप इसके डिवैल्यूएशन को मैनेज कर पाएंगे, डिवैल्यूएशन के प्रति ऑब्जेक्टिव हो पाएंगे, और इस तरीके से आप रिलेशनशिप को फिर इसके साथ मैनेज कर पाएंगे। तो इससे ये एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि आपको डिवैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे को नियंत्रित करने बिना डिवैल्यू किए उसके दूसरे को नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता। तो ये आपको डिवैल्यू करेगा आपके लिए। लेकिन क्या चीज जरूरी है कि इसके डिवैल्यूएशन में आप दुखी ना हो, उसको ऑब्जेक्टिवली लें, तथ्यात्मक रूप से लें। और कब तथ्यात्मक रूप से आप ले पाएंगे? जब इसके द्वारा दिए गए प्रेम को, अटेंशन को आप सीरियसली ना लें, सिंसियरली ना लें, तो फिर आप दोनों सिचुएशंस को ठीक से देख पाएंगे, ऑब्जेक्टिवली तथ्यात्मक रूप से देख पाएंगे, और तब आप अटैचमेंट या किसी तरीके की मैकेनिकल सफरिंग का शिकार नहीं होंगे, जिसे हम कह सकते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। ट्रॉमा बॉन्डिंग का हम हर तरह का अटैचमेंट एक तरीके का ट्रॉमा बॉन्ड है, तो उस ट्रॉमा बॉन्डिंग से भी आप बच जाएंगे।